हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र के जो स्टूडेंट्स हैं यूपी बोर्ड, उनके लिए आज एक बेहद इंपॉर्टेंट सेशन में लेकर आपके लिए आया हूं और वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी हाल फिलहाल के परीक्षाओं में जो महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए हैं नागरिक शास्त्र या राजनीति विज्ञान से। इस इंपॉर्टेंट सीरीज को मैं चैप्टर वाइज लेकर आया हूं। हर चैप्टर से वो कौन से सवाल जो दोनों बुक्स आपके लगते हैं, जो पूछे गए हैं, जो आपको एग्जामिनेशन में जरूर देखकर जाने चाहिए, ऐसे महत्वपूर्ण सवालों को हम देखेंगे, उनके उत्तरों को देखेंगे और जहां जरूरत पड़ेगी उसको हम डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहला जो चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, कोल्ड वॉर इरा वाला जो चैप्टर है, उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से माफ करिए, उस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं और हम इसको समझेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस यहां पर पूछे गए हैं। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर आपको मिल रही हैं, जहां पर आप कक्षा 7 से 12 तक की निःशुल्क शिक्षा पाते हैं बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के, हिंदी माध्यम में। पहला सवाल चैप्टर 1 से है, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहां हुआ था। अब ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और मैंने कई बार प्रैक्टिस भी इस क्वेश्चन पर कराया है और इसके पूछे जाने के बहुत संभावनाएं हैं। खास करके जो आपका ये गुट निरपेक्ष सम्मेलन है, ठीक है, ये जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन है जिसको आप क्या बोलते हैं, नैम, नॉन अलाइनमेंट मोमेंट, नैम के नाम से जानते हैं, इसका अर्थ आप ठीक से समझ के जाइएगा परीक्षा में। यह बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एमसीक्यूज भी, लॉन्ग आंसर भी, शॉर्ट आंसर भी। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का मतलब यह था कि जब शीत युद्ध शुरू हुआ, ठीक है, शीत युद्ध क्या था आपको पता है। शीत युद्ध जिसको आप कोल्ड वॉर कहते हैं, ये अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में एक ऐसा माहौल था, एक और ऐसी तनावपूर्ण स्थिति थी जिसमें प्रत्यक्ष रूप से युद्ध तो नहीं हो रहा था पर युद्ध जैसा माहौल बना हुआ था। तो ये सिचुएशन थी। अब इस शीत युद्ध में दो गुट बन गए थे। एक बन गया था क्या, अमेरिका, ठीक है, और एक बन गया था सोवियत संघ। सोवियत संघ, अमेरिका क्या कर रहा था, यह पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व कर रहा था, पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, और सोवियत संघ क्या कह रहा था, समाजवाद का प्रतिनिधित्व कर रहा था। लेकिन इस दुनिया में, और इसीलिए इसे प्रथम विश्व कहा जा रहा था, इसे द्वितीय विश्व युद्ध कहा जा रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भी देश थे, इंडोनेशिया, युगोस्लाविया, भारत जैसे देश थे, मिस्र जैसे देश थे, जो इन दोनों गुटों से अलग रहना चाहते थे। मतलब इस गुट में कुछ देश इधर शामिल हो गए थे, कुछ देश इधर शामिल हो गए थे, लेकिन कुछ ऐसे देश थे जो इन गुटों से बिल्कुल पृथक या अलग रहना चाहते थे। और उन गुटों ने क्या किया, एक तरह का आंदोलन चलाया, एक तरह का नया एक धड़ा क्रिएट किया जिसे थर्ड वर्ल्ड बोला गया, तृतीय विश्व बोला गया। और उन देशों के उस आंदोलन को क्या नाम दिया गया, गुट निरपेक्ष आंदोलन। मतलब यह कि हम दोनों में से किसी एक गुट के वफादार नहीं बनेंगे, जरूरत पड़ने पर दोनों गुटों से हम अपनी जरूरतों को निकालेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, संबंध बनाएंगे और जो शीत युद्ध का तनाव है उसे हमेशा कम करने का प्रयास करेंगे। ठीक बात है, इतना क्लियर है। अब उसी से संबंधित ये प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ कहां था। जापान में, बेलग्रेड में, क्यूबा में, अफ्रीका में। तो 1961 में यह हुआ था बेलग्रेड में। इसका सही जवाब हो जाएगा ख, बेलग्रेड। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें। चलिए अगला सवाल देखते हैं जो पूछा, ये 2020 में पूछा गया था। अगला सवाल भी, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जब बर्लिन की दीवार गिरा दी गई। 1957, 1950, 1980, 1990। सही जवाब हो जाएगा 1990। गुट ने, आप ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितने सवाल आपको लग रहे हैं कि आप सही किया आपने। गुट निरपेक्ष रहते हुए भी शीत युद्ध के दौर में भारत का झुकाव किस गुट के पक्ष में था। संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, किसी भी तरफ नहीं, इनमें से कोई नहीं। जाहिर सी बात है, गुट निरपेक्ष रहते हुए भी भारत का थोड़ा सा झुकाव, हम ये कह तो रहे थे कि हम दोनों में से किसी गुट का हिस्सा नहीं है, लेकिन भारत का थोड़ा सा झुकाव जो था वो सोवियत संघ के तौर पे था, यूएसएसआर के तरफ था, क्योंकि बहुत सारे हमारे इंडस्ट्रीज, बहुत सारे हमारे रक्षा सौदे, बहुत सारी हमारी कूटनीतिक चीजों में सोवियत संघ ने थोड़ा हिस्सा लिया था। हम उनके साथ ट्रेड पार्टनरशिप भी कर रहे थे। हम इसके अलावा 1971 की जब जंग हुई तो इनडायरेक्ट तरीके से वो हमारे सपोर्ट में भी था। तो हम थोड़ा सा सोवियत संघ की तरफ झुके हुए थे और खास करके हमारी जो विचारधारा भी है, देखिए हम मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था लेकर चल रहे थे, लेकिन जो शुरुआती दौर के नेता थे, जवाहरलाल नेहरू, शास्त्री जी, इनकी थोड़ी विचारधारा जो थी वो समाजवादी विचारधारा थी, जिसमें क्या था कि संसाधनों का उचित वितरण हो, सभी लोगों को समान न्याय मिले, सभी लोगों को संसाधनों का हक मिले,
इस तरह की विचारधारा थी और वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैच करती थी सोवियत संघ की विचारधारा से, तो इसलिए भी वो थोड़ा सा झुकाव उस पक्ष में था। अगला सवाल है, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम कब गिराया गया? लिटिल बॉय, फैट बॉय के नाम से 2 परमाणु बम था। 1945, 1947, 1980, 1959। सही जवाब हो जाएगा 1945 और डेट था 6 अगस्त और 9 अगस्त। ठीक है, ये 2 महत्वपूर्ण डेट थे और इन्हीं दोनों डेटों पर क्या किया गया? बम गिराया गया था। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अप्रैल 1949 में हुई उत्तर अटलांटिक संधि को किस नाम से जाना जाता है? 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि हुई, मतलब नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसको किस नाम से जाना गया? जाहिर सी बात है, नाटो के नाम से जाना गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। यह भी सवाल 2020 में पूछा गया था। शीत युद्ध वाक्यांश मूलतः संबंधित था किस चीज से? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ से, भारत और पाकिस्तान से, भारत और चीन से, उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत ही साधारण सवाल है। शीत युद्ध का मतलब आप जरूर ध्यान रखिएगा। शीत युद्ध का जब भी परिभाषा मान लीजिए लघु उत्तरी में पूछ दी जाए आपसे, तो शीत युद्ध का मतलब यह है कि एक ऐसी स्थिति जहां पर प्रत्यक्ष युद्ध की स्थिति न बन रही हो, लेकिन युद्ध जैसा माहौल हमेशा बना हुआ हो, तनावपूर्ण। जैसे होता है ना कि 2 दोस्तों में लड़ाई हो जाए और वो बोल एक दूसरे को मार पीट नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति कि कभी भी कोई किसी का नुकसान कर सकता है, और दोनों चूंकि शक्तिशाली होते हैं इसलिए कोई किसी पर हमला नहीं करता है, क्योंकि उसे अगले को पता है कि मैं मारूंगा तो वो भी हमको मारेगा। तो दोनों एक सुपर पावर थे, महाशक्ति थी, और युद्ध तो नहीं करते थे पर युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती थी। और ये 2 स्थिति किसकी थी? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के। विचारधारा वाइज अगर आप पूछे तो वो ये तनाव था कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म या कम्युनिज्म। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये एक तरह का यानी पूंजीवाद वर्सेस समाजवाद या साम्यवाद की लड़ाई थी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में कौन मित्र राष्ट्रों का सदस्य नहीं था? अब 2 तरह के राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र का सदस्य इसमें से कौन नहीं था? जापान नहीं था। ठीक है, बाकी यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, इन सब लोगों ने मिलकर क्या किया था? इन सब लोगों ने मिलकर जापान, जर्मनी, इन जैसे देशों को हराया था। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन से देश गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य थे? ठीक है, जिन लोगों ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को एक तरह से स्थापित किया था, शुरू किया था। भारत और चीन, चीन और अमेरिका, भारत और पाकिस्तान, भारत और इंडोनेशिया। तो भारत और इंडोनेशिया ऐसे देश हैं जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को देश में स्थापित किया था। ठीक है, सुकर्णो जैसे नेता का नाम आता है, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं का नाम आता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू मस्ट बी रिमेंबरिंग दिस। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पूंजीवादी व्यवस्था में विश्वास रखता है? पूंजीवादी व्यवस्था, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। पूंजीवादी व्यवस्था का कुल मतलब क्या है? निजी स्वामित्व, निजी स्वामित्व, जिसको बोलते हैं प्राइवेट ओनरशिप, प्राइवेट ओनरशिप, इसको क्या बोलते हैं? प्राइवेट ओनरशिप बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली बात ये होती है, इसको आप बोलते हैं बाजार अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, जहां सरकार का बहुत हस्तक्षेप नहीं होता है, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती है। गवर्नमेंट एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करती है। गवर्नमेंट एक, जिसको कहते हैं ना कि सहायता, सहूलियत देने वाली होती है। गवर्नमेंट ये तय नहीं करेगी कि कीमत क्या होगी, मांग कितनी होनी चाहिए, पूर्ति कितनी होनी चाहिए, सब कुछ बाजार के हिसाब से तय होता है। मार्केट में जो डिमांड सप्लाई होती है उसी हिसाब से चीजें चलती हैं। यहां पर बेसिकली कल्याणकारी राज्य या जिसको आप बोलते हैं वेलफेयर स्टेट, उसकी बहुत ज्यादा चिंता नहीं रहती है। गवर्नमेंट बोलती है भैया हम लॉ एंड ऑर्डर देंगे, बाकी जिस चीज कीमत पर जो खरीदने को तैयार है और जो खरीद सकता है आप बेचिए, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो इसका सबसे प्रबल जो एक तरह से कह सकते हैं कि हिमायत करने वाला जो देश है या उसको मानने वाला देश है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। बाकी तीनों देश जो आप देख रहे हैं वो या तो मिश्रित या तो समाजवादी विचारधारा वाले हैं। अच्छा, समाजवादी विचारधारा का मतलब क्या है? अगर यही समाजवादी अर्थव्यवस्था हो, समाजवादी व्यवस्था अगर हो तो वो क्या करेगी? अच्छा, खासकर अर्थव्यवस्था, देखिए अर्थव्यवस्था और व्यवस्था दोनों में अंतर है। कभी कभी समाजवादी व्यवस्था रहती है, विचारधारा रहती है, लेकिन अर्थव्यवस्था हो सकता है मिश्रित हो। ये होती है केंद्रीयकृत अर्थव्यवस्था। इसका मतलब क्या हो गया? यहां सब कुछ क्या करती है? सरकार। ईच एंड एवरी डिसीजन क्या करेगी? सरकार होगी। यहां निजी स्वामित्व नहीं होगा।
चीजों पर अधिकार निजी लोगों का नहीं होगा, सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा। क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए करना है, कीमतें क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें सरकार के द्वारा डिसाइड की जाती हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पे गवर्नमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है समाजवादी अर्थव्यवस्था में, और इसलिए इसको सेंट्रलाइज या केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, तो घ संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सही जवाब हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1946, 1945, 1944, 1947। सही जवाब क्या हो जाएगा? 1945। 44-45 तक खत्म हुआ, 1939 से स्टार्ट हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये 1945 में समाप्त हुआ, और उसी समय यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सभा का क्या हुआ वहां पर? स्थापना हुआ। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का यहां पर स्थापना हुआ था 1945 में। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आपका जो अंतरराष्ट्रीय संगठन वाला चैप्टर है उसमें भी ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। संयुक्त राष्ट्र संगठन, हाँ, ये संगठन सब दिमाग से निकल रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1945 के बाद कौन सा देश साम्यवादी व्यवस्था का नेतृत्व कर रहा था? साम्यवादी व्यवस्था, ठीक है, कम्युनिज्म। ये सोशलिज्म का भी एक कदम ऊपर है, मतलब सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में, कुछ भी प्राइवेट नहीं। तो जाहिर सी बात है संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, चीन और सोवियत संघ। सोवियत संघ, यूएसएसआर जिसको बोलते हैं। ठीक है, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसमें करीब कौन से, जिसमें 15 गणराज्य शामिल थे। ये आप नोट करके रखिएगा, 15 गणराज्य, 15 रिपब्लिक्स। बाद में 1991 में इनका विघटन हो गया था, जब गोर्बाचेव के सुधार घोषित किए गए, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका। ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसकी चर्चा भी करेंगे, हमने डिटेल में की भी है। अब ये याद रखिए, ये दो क्वेश्चन पूछा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में कौन सी दो महाशक्तियों का उदय हुआ, या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की दो महाशक्तियां कौन सी थी, बार बार पूछा गया। तो सही जवाब हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, और इन्हीं दोनों में शीत युद्ध हुआ, विचारधारा साम्यवादी और पूंजीवादी। अगला सवाल, गुट निरपेक्षता की नीति के प्रतिपादक बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर। तो जवाहरलाल नेहरू तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, कर्नल यासीन, उसके अलावा सुकार्णो, टीटो, इनका नाम आप ध्यान रखिएगा, मैंने चैप्टर में ठीक से डिस्कस भी किया है। अगला सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन धुरी राष्ट्रों का सदस्य था? जापान, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा। एक एलाइड पावर था, ठीक है, और एक मतलब मैंने आपको शुरू में बताया कि एक धुरी राष्ट्र है, एक मित्र राष्ट्र है। ठीक है, चलिए शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एक तो क्वेश्चन आप एग्जाम में जब देखिएगा तो ये जरूर पड़ेगा कि नहीं है, गलत है। कई बार हमको लगता है कि सही क्या है, पढ़ के हम स्टेटमेंट का आंसर दे देते हैं। तो क्या गलत है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और उनके साथी देशों के बीच की एक प्रतिस्पर्धा थी। ये तो सही स्टेटमेंट लग रहा है। यह महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर एक युद्ध था। हाँ ठीक है, साम्यवादी और पूंजीवादी विचारधाराएं थी। शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू की। अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे। तो ये घ वाला स्टेटमेंट सही नहीं लग रहा। हथियारों की होड़, ये तो बात सही है, रेस ऑफ आर्मामेंट शुरू हो गया था। रेस ऑफ, इसको अंग्रेजी में कहते हैं आर्मामेंट, यानी दोनों ने एक दूसरे से हथियार जुटाना शुरू किया। हालांकि बाद में निशस्त्रीकरण की राजनीति भी हुई थी कि हथियार कम किए जाएं, लेकिन शुरू में खूब हथियार जुटाए जाने लगे थे। तो तीन स्टेटमेंट तो सही दिखाई पड़ते हैं, घ वाला स्टेटमेंट गलत है। सीधे युद्ध नहीं था, कोई डायरेक्ट युद्ध लड़ा नहीं गया। क्यूबा मिसाइल संकट जैसी स्थितियां भी आई, लेकिन उसके बावजूद भी स्पष्ट रूप से युद्ध नहीं हुआ था। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता? ठीक है, तो उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थ बनाना, क्या यह गुट निरपेक्षता का उद्देश्य था? किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इंकार करना, वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना, वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना। आप ध्यान से समझिए। देखिए, जो गुट निरपेक्षता की जो नीति थी, सबसे पहले तो वहां ये कतई नहीं था कि हम विश्व से कट जाएंगे, हम वैश्विक नीतियों पर कोई राय नहीं रखेंगे, हम वैश्विक मुद्दों पर कुछ कहेंगे नहीं, उनसे तटस्थता बना लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो थर्ड स्टेटमेंट ही गलत है। थर्ड स्टेटमेंट एकदम रॉन्ग स्टेटमेंट है, वही इसका आंसर होगा। बाकी गुट निरपेक्षता के उद्देश्यों को देख लीजिए, आपका आंसर तैयार होगा यहां से। पहला स्टेटमेंट है उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थ बनाना, यह बिल्कुल उसका उद्देश्य था। उपनिवेशवाद मतलब क्या है? जो देश गुलाम थे, तो जो आजाद हुए हैं उनको हम क्या करें, सक्षम बनाएं कि वो बेहतर कर सके, ये बिल्कुल उसकी नीति थी।
किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इंकार करना, यह भी था। सैन्य संगठन दो बने हुए थे, एक सोवियत संघ का और एक अमेरिका का, तो हम दोनों में से किसी में शामिल नहीं होंगे, यह क्लियर था। वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना, यह बिल्कुल वहां पर इसकी नीति थी कि भाई जो भी असमानता दुनिया में बनी हुई है उसको कैसे ठीक किया जाए, इस पर ध्यान लगाया जाए। लेकिन ये जो ग है ये इसका मुद्दा नहीं था, तो ग इसका सही जवाब हो जाएगा। तटस्थता मतलब होता है ना कि किनारे रहना, न्यूट्रल रहना, ऐसा नहीं था, सब में इन्वॉल्व रहने की नीति थी। ये चैप्टर नंबर 1 था, ठीक है। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की, यानी दो ध्रुवीयता का अंत। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया और जो दो ध्रुवीयता पूरी दुनिया में बनी हुई थी अमेरिका और सोवियत संघ में, ये जब खत्म हो गई और केवल एक महाशक्ति अमेरिका रह गई, तब इस चैप्टर से क्या क्या सवाल पूछे गए हैं इसको हम जरा देख लेते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। भाई देखिए, दो ध्रुवीयता का मतलब क्या है? दो ध्रुवीयता का मतलब कि दो केंद्र, दो ध्रुव बन गए, है ना, दो पावर सेंटर थे, दो शक्ति के केंद्र थे। कौन? एक अमेरिका, एक सोवियत संघ। अब उसमें से एक का विघटन हो गया तो एक केंद्र हो गया, इसी को बोलते हैं दो ध्रुवीयता का अंत या एक महाशक्ति का उभरना, ठीक है। एक ध्रुवी विश्व बोलते हैं इसको, एक ध्रुवी विश्व। ये सब कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया हुआ है चैप्टर में। एक ध्रुवीय विश्व या अंग्रेजी में कहते हैं यूनिपोलैरिटी, यूनिपोलैरिटी, ठीक बात है। आइए देखते हैं। तो दूसरी दुनिया क्या है? समाजवादी खेमे के देश, सोवियत संघ, अमेरिका, कम्युनिस्ट दल। जाहिर सी बात है पहली दुनिया थी, या ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाएगा। तो पहली दुनिया थी, पहली दुनिया पूंजीवादी देश, ठीक है, अमेरिका के साथ जो थे। तीसरी दुनिया जो है गुट निरपेक्ष देश, ठीक है। और दूसरी दुनिया क्या हो जाएगी? दूसरी दुनिया हो जाएगी सोवियत संघ। सोवियत संघ दूसरी दुनिया हो जाएगी, मतलब सॉरी, समाजवादी खेमे के देश जो होंगे, है ना, समाजवादी खेमे के जो देश होंगे वो दूसरी दुनिया हो जाएंगे, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। सोवियत संघ में कितने गणराज्य से मिलकर बना था? थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है। तो सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बना हुआ था। बाद में सभी ने अलग अलग अपना स्वायत्तता हासिल कर ली थी, सब अलग हो गए थे। अगला सवाल है शॉक थेरेपी क्या है? तो शॉक थेरेपी आपको पता है कि आर्थिक मसलों से जुड़ा यह मामला था, जिसमें एक तरह से पहले चोट पहुंचा के उपचार करने वाली स्थिति थी। तो आघात पहुंचाकर उपचार करना, शॉक देना, बिजली से उपचार करना, फिजियोथेरेपी, तो ये आघात पहुंचाकर उपचार करना, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ये बात कही गई थी। अगला सवाल है सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सोवियत अर्थव्यवस्था की बात की गई। तो सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी, ठीक बात। उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होना या स्वामित्व होना। देखिए, पूंजीवाद में किसका नियंत्रण होता था? बाजार का या निजी स्वामित्व होता था, लेकिन यहां पर राज्य का। जनता को आर्थिक आजादी थी। अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था, यह भी सही है, लेकिन जनता को आर्थिक आजादी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि जनता कितनी भी पूंजी बना सकती थी, जनता कोई भी संपत्ति रख सकती थी, ऐसा नहीं था। तो देयर इज नो इकोनॉमिक फ्रीडम गिवन टू द पीपल। ईच एंड एवरी इकोनॉमिक डिसीजंस रिलेटेड टू द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टीज और एनीथिंग एल्स इज बीन टेकन बाय द स्टेट ओनली। राज्य के ऊपर ही सारा दायित्व था। राज्य को यह पूर्ण अधिकार था कि वो संपत्ति, आर्थिक चीजों से संबंधित जो निर्णय हैं वो सब वो स्वयं लें, दूसरे को इसमें कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अंत, ये तो परिणाम था ही। जो विचारधारा तक की लड़ाई चल रही थी सोवियत संघ के विघटन के साथ खत्म हो गई। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म, ठीक। विश्व व्यवस्था में शक्ति संतुलन में बदलाव, ठीक। मध्य पूर्व में संकट, सही जवाब क्या हो जाएगा? मध्य पूर्व में संकट से कोई लेना देना नहीं था सोवियत संघ के विघटन का। वो तो चल ही रहा था, वो तो बाद में अमेरिका ने उसमें घुस के मारा ही था और सारी गल्फ वॉर, ये सारी स्थितियां थी। लेकिन ये जो तीनों स्थितियां थी, ये तीनों स्थितियां सोवियत संघ के विघटन के कारण हुई थी, ये इसका परिणाम थी, ठीक है। 1991 की मुख्य घटना क्या है? सोवियत संघ का विघटन, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का गठन, बर्लिन की दीवार का तोड़ा जाना, शॉक थेरेपी नीति का प्रयोग। सही जवाब हो जाएगा सोवियत संघ का विघटन, ठीक है। 1991 में सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? सोवियत संघ की राजनीति तथा आर्थिक संस्थाएं लोगों की आकांक्षाओं को पूरी नहीं कर सकी।
संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था, बहुत से देश सोवियत संघ के विरोधी थे, उपयुक्त सभी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सोवियत संघ की राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं जो हैं वो लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं कर पा रही थी। ऐसा नहीं हो रहा था कि सोवियत संघ के बहुत विरोधी थे या अमेरिका का प्रभुत्व कुछ इससे ज्यादा बढ़ रहा था, दोनों बराबर ही चल रहे थे। वो तो ये अंदर से खोखला होता गया ना। और खास करके यहां पर एक जो और इंपॉर्टेंट नीति आई, गोरबाचेव की आर्थिक सुधार की नीति, आर्थिक और राजनीतिक सुधार, जिसमें क्या क्या था, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया ना, बेसिकली इन्होंने जो सुधार किए वो सुधार विचारधारात्मक रूप से ही अलग हो गए। जो सोवियत संघ के का जो नींव था ना साम्यवादी या समाजवादी के आसपास, उसको हटा के जो इनके, देखो इनके जो सुधार थे, ऐसा नहीं था कि सुधार से अर्थव्यवस्थाओं को ठीक नहीं किया जा सकता था, वो तो बड़े इवोल्यूशन के बाद पता लगता कि क्या रिजल्ट आता। लेकिन सबसे मूल बात इसमें यह हो गई कि जिस विचारधारा के वजह से सारे देश इकट्ठा हुए थे वो विचारधारा ही अलग हो गई। इन्होंने एक तरह से जो अमेरिका का पूंजीवाद या जो मिश्रितवाद वाली स्थिति है उसको स्वीकार कर लिया, तो वहां से तो सोवियत संघ का विघटन होना ही था। तो असली कारण ये थे और आप इसको देख सकते हैं। अगला सवाल है, विश्व राजनीति में द्विध्रुवता के अंत का क्या कारण है? सोवियत संघ का विघटन, शीत युद्ध का अंत, गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका, इनमें से सभी। सही जवाब क्या हो जाएगा? सोवियत संघ का विघटन। जैसे वो विघटन हुआ तो बाकी चीजें हो गई, मेन कारण तो सोवियत संघ का विघटन था। अब आते हैं हम अध्याय नंबर 4 पर, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र यानी अल्टरनेट सेंटर्स ऑफ पावर जो है, इसको देखेंगे कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके क्या रीजंस रहे थे, इसको जरा एक बार देख लेते हैं। इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अमेरिका द्वारा एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई, उसको क्या कहा गया? संघ, नाटो, नीति, मार्शल। सबसे पहले तो ये आप समझ लीजिए कि जो ये चैप्टर था इसका मतलब था कि अल्टरनेट सेंटर टू द पावर, जो शक्ति के अन्य केंद्र कौन से बने। पहले 2 केंद्र थे, सोवियत संघ और अमेरिका, एक का विघटन हो गया तो केवल अमेरिका रह गया। लेकिन अमेरिका के बाद भी कुछ ऐसे केंद्र बने जो शक्ति के सेंटर बने, जैसे नाटो कई देशों का समूह बना, आसियान बना, यूरोपियन संघ बना, ये सब चीजें बनी। तो अमेरिका द्वारा एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई और वो हो गया नाटो। किस साल में? 1949 में। इस संस्था की विशेषता ये थी कि इसमें जो लोग भी शामिल हुए थे, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, इस संस्था की विशेषता यह थी कि इसमें जो भी सदस्य देश शामिल थे उसमें यह लिखा हुआ था कि कोई भी देश पर अगर कोई, इन शामिल देशों में से किसी भी पर भी अगर कोई आक्रमण करता है तो सभी देशों पर एक आक्रमण मान लिया जाएगा, सभी मिलकर उसका जवाब देंगे। तो नाटो इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? 1942, 28, 92 या 99? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 1992 में यूरोपियन यूनियन बनी थी। 1950 में चीन द्वारा किस क्षेत्र को अपने में मिला लिया गया? ताइवान, हांगकांग, तिब्बत। सही जवाब क्या हो जाएगा? तिब्बत को अपने में मिला लिया गया था। सोनी, होंडा, सुजुकी, ये किस ब्रांड का देश है, किस ब्रांड से है? तो ये जापान से रिलेटेड है। आसियान क्या है? एक आतंकवादी संगठन, इस्लामी संगठन, दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन। जाहिर सी बात है आसियान को क्या बोलते हैं? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, 1967। कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या सही जवाब है इसका फाउंडिंग ईयर। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन जो है उसमें ये देश है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ आसियान। भारत आसियान का सदस्य देश नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये ग सही जवाब हो जाएगा। आसियान वे या आसियान शैली क्या है? आसियान के सदस्य देशों की जीवन शैली, आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली, आसियान सदस्य की रक्षा नीति, सभी आसियान सदस्य देशों को जोड़ने वाली सड़क। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को कहा जाता है। यानी इनका जो एक इनफॉर्मल तरीका है काम करने का और एक दूसरे से कोऑपरेशन करने का, इसको हम आसियान वे के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति पाई? ओपन डोर पॉलिसी। चीन, दक्षिण कोरिया, जापान या अमेरिका? सही जवाब क्या हो जाएगा? खुले द्वार की नीति चीन। ये बाद में, पहले नहीं, बाद में उसने ये नीति अपना ली थी। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य है? भारत, फ्रांस, इंग्लैंड, इंडोनेशिया। सही जवाब क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। भारत, फ्रांस, इंग्लैंड बिल्कुल भी आसियान के देश नहीं है, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। यूरोपीय संघ के कौन से 2 सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देखिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, ये हिराकी आप ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र जो संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसमें आता है सुरक्षा परिषद, इसका एक अंग है सुरक्षा परिषद, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल। अब इस सुरक्षा परिषद के 2 हिस्से होते हैं। एक होता है स्थायी सदस्य, जिसको आप कहते हैं परमानेंट मेंबर्स, और एक होते हैं अस्थायी सदस्य। एक होते हैं अस्थायी सदस्य। तो स्थायी सदस्य किसको बोलते हैं? परमानेंट मेंबर्स को। और इनकी संख्या कितनी होती है? 5। और अस्थायी सदस्य हर 2 साल के लिए होते हैं, जिनकी संख्या होती है 10। ठीक है, इतना बात क्लियर है। अब इस 5 सदस्यों में जो देश हैं, तो एक इसमें है चीन, एक इसमें है अमेरिका, ठीक है, एक इसमें है फ्रांस, एक इसमें है चीन, अमेरिका, फ्रांस, रूस, और एक है यूनाइटेड किंगडम, या जिसको आप ब्रिटेन कहते हैं। ये 5 देश इसमें शामिल हैं। ये 10 देश तो 2-2 साल पे चेंज होते रहते हैं। इन 5 देशों का नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। और इन सभी देशों के पास एक सबसे अद्भुत चीज होती है, जिसको आप कहते हैं वीटो पावर। वीटो, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे कि इनको क्या बोलते हैं? वीटो पावर। यानी किसी चीज पर अगर इसमें से एक देश भी असहमत हो जाए तो सब उस प्रस्ताव को फिर त्यागना ही पड़ता है, छोड़ना ही पड़ता है। ठीक है, तो सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा? ब्रिटेन और फ्रांस इसमें से ऐसे हैं जिनके पास परमानेंट मेंबरशिप इसमें पाई जाती है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, अमेरिका। तो ये तीनों देश दक्षिण पूर्वी एशिया के हैं, लेकिन इसमें अमेरिका नहीं है। ठीक है, आसियान, इसकी स्थापना 1967 में हुई। इस संगठन का एक देश है थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। अब देखिए, सबसे पहले तो आप ना कुछ चीजें आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर भी कर सकते हैं। आसियान है किन देशों का सदस्य? दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। अब पहली बात तो ये देश एशिया के ही नहीं है, दक्षिण पूर्वी की तो बात ही छोड़ दीजिए, इकलौता थाईलैंड बचा। ये सही जवाब हो जाएगा। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन की स्थापना 1966, 1967, 1968, 1969। सही जवाब हो जाएगा 1967। ठीक है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये था 4 अध्याय जिसके आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं, जो पूछे गए हैं। और इसके बाद अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 के वो सवाल जो आपके परीक्षा में पूछे गए। अब चैप्टर 5 जो है समकालीन दक्षिण एशिया, इसको देख लेते हैं। तो पहला सवाल इसमें जो पूछा गया था वो ये था कि आमतौर पर दक्षिण एशिया में कुल कितने देशों को शामिल किया जाता है? तो आमतौर पर दक्षिण एशिया में शामिल किया जाता है 7 देशों को। ठीक है, तो इसमें आप जो खास करके भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ठीक है, ये सारे देशों को आप शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। स्वाधीनता से पहले बांग्लादेश किस देश का हिस्सा था? पाकिस्तान, चीन, भारत। जाहिर सी बात है, स्वाधीनता से पहले वो पाकिस्तान का हिस्सा था। कई बार इसमें लोग भारत लगा देते हैं। जब देखिए, भारत की स्वाधीनता की बात नहीं की गई। जब बांग्लादेश को स्वाधीनता मिली, उससे पहले तो पाकिस्तान का हिस्सा था। तब उसको क्या कहा जाता था? पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान। और 1971 के जो जंग हुई थी, उस जंग के बाद फिर वो क्या बना? एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा था। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? सार्क जिसे बोलते हैं। 1986, 1990, 1995, 1992। सही जवाब क्या हो जाएगा? 1985, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला सवाल है, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता साफ्टा कब से प्रभावी हुआ? 1 जनवरी 2006 से, 1 जनवरी 2002 से, 1 जनवरी 2004 से, या 1 जनवरी 2005 से? सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 2006 से। साफ्टा क्या था? दक्षिण एशिया है, मुफ्त व्यापार क्षेत्र क्या होता है? फ्री ट्रेड एरिया, जहां पर बिना किसी कस्टम ड्यूटीज, बिना भेदभाव के और बिना एक्स्ट्रा टैक्सेस के कोई फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर ट्रेड हो सकता है। ठीक है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1965, 1962, 1972, 1998। एक चीज ध्यान रखिएगा,
एक है ताशकंद समझौता, ताशकंद समझौता, ठीक है, यह भी भारत पाक के बीच हुआ 66 में, ठीक है। और एक है शिमला समझौता, जो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, शिमला समझौता, यह भी भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ है, ठीक है। ये हुआ है 1972 में और ये हुआ है 1966 में। दो युद्ध हुए थे ना, 1965 में एक युद्ध हुआ, तो अगले साल 66 में ये हुआ, और शिमला वाले में 1971 में युद्ध हुआ, तो 72 में हुआ, तो सही जवाब 1972 हो जाएगा। एक समय प्रधानमंत्री शास्त्री जी थे और एक समय इंदिरा गांधी थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है, ठीक है। तो भूटान, मालदीव, म्यांमार, श्रीलंका, म्यांमार इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब अगला सवाल है अंतरराष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें देखते हैं कौन कौन से सवाल आपसे पूछे गए हैं। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश के पास निषेधाधिकार या वीटो पावर नहीं है? जापान, चीन, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस। अब जापान क्या है? जापान क्या है? ये परमानेंट P5 का सदस्य नहीं है। P5 के सदस्य कौन से हैं? जिसको मैंने आपको बताया था, चीन, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, USA और पहले सोवियत संघ था, उसके जगह रूस। तो ये 5 देश हैं। तो जापान क्या है? जापान के पास कोई वीटो पावर या निषेधाधिकार नहीं है, क्योंकि वो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। ठीक बात है। अगला सवाल देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? ध्यान रखिएगा, पहले महासचिव की बात नहीं की जा रही है, एशियन महासचिव। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? यू थोट इसमें थे, ठीक है। चलिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किस विषय से है? ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी मैंने आपको कराया था। पर्यावरण, आर्थिक सुधार, मानवाधिकार, आतंकवाद निरोध। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट संस्था है, ठीक है। मानवाधिकार किसको कहते हैं? ह्यूमन राइट्स, यानी कि मानवों को जो अधिकार मिलना चाहिए उसको कोई छीनने का प्रयास तो नहीं कर रहा, उनके साथ कोई शोषण तो नहीं हो रहा, अमानवीय व्यवहार तो कहीं नहीं हो रहा, ये सारी चीजें देखते हैं। अगला सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और 2020, 21, 22 तीनों में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको कह सकते हैं। सवाल क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र संघ की इस परिषद के सदस्य देशों की कुल संख्या बार बार पूछा गया है। ऑप्शंस हैं 12, 5, 15 और 4। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा सही जवाब 15। 10 स्थायी और 5 स्थायी और 10 अस्थायी। तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 15। सही जवाब क्या हो जाएगा? 15। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा? ग 15। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल सदस्यों की संख्या 15 हो जाएगी, ठीक है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, बुतरस घाली, कुर्ट बॉल्डिम, इनमें से कोई नहीं, एंटोनियो गुटेरेस सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को ज्यादा वजनदार बनाता है? देखिए, एक ऑप्शन है, एक मुद्दा है जिसको मैंने चैप्टर में भी कराया था, यह है यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म्स, यानी संयुक्त राष्ट्र सुधार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब से संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई है तब से केवल 5 देश जो है वो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बने हुए हैं और किसी दूसरे को उसमें घुसने नहीं देते हैं, और वो जो चाहते हैं वो निषेधाधिकार के द्वारा यानी वीटो पावर से कर लेते हैं। तो बार बार इस बात की मांग हो रही है कि भारत, ब्राजील, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, जापान, ऐसे जो देश हैं वो मांग कर रहे हैं कि हमें भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाना चाहिए। भारत भी लगातार इस बात को कहता है। भारत कहता है कि भाई देखिए, हमारे स्थायी सदस्य बनने के 2-3 बड़े प्रमुख कारण हैं। एक, आप पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहते हैं, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। दूसरा, आप चाहते हैं कि शांति स्थापित बनी रहे, हमारी तो नीति ही पीस है और पूरी दुनिया में शांति और स्थापना करने की हम बात शुरू से करते रहते हैं। हम आपके UN पीस कीपिंग फोर्सेज में सहयोग देते हैं, जो फोर्स बनती है। तरह तरह की दलील भारत देता है। अब यहां पर जो हमारी सदस्यता को ज्यादा अच्छा बना सकता है वो क्या है? परमाणु क्षमता नहीं। परमाणु क्षमता से हम नहीं कह सकते कि हम आपके तरह से परमानेंट बनेंगे, तब तो कह देंगे आप परमाणु हथियार रख के तो अशांति फैलाएंगे, तो दैट इज नॉट द राइट आर्ग्यूमेंट। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के जन्म से ही उसका सदस्य है। हाँ, ये एक तर्क हो सकता है, पर इसका भी काट ही होगा कि भाई बहुत सारे 100 से अधिक देश इसके जन्म से सदस्य हैं, तो क्या वो सबको बना दिया जाए?
भारत एशिया में है, इससे भी कोई बात नहीं बनेगी। भारत बढ़ती हुई आर्थिक ताकत है और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था है। दिस इज द परफेक्ट आंसर। भारत एक क्या हो रहा है, एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, हम दुनिया के 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, तो हमारी बात तो पूरी दुनिया में सुनी जानी चाहिए। और हम एक स्थिर राजनीतिक व्यवस्था है, मतलब हमारे यहाँ के जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो सरकारें चलती हैं वो बड़े स्टेब्लिश तरीके से चलती हैं, और हमारे यहाँ कोई अराजकता नहीं है, हम कुछ भी फालतू के डिसीजंस दुनिया में नहीं लेते हैं। हम दुनिया की जो शांतिपूर्ण व्यवस्था है उसको बनाए रखने में लगातार सफल रहे हैं, उसमें कंट्रीब्यूट करते रहे हैं। तो ये जो स्टेटमेंट घ वाला है, ये हमारे स्थायी सदस्य होने को ज्यादा पुख्ता बनाता है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इस बात पर आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो एजेंसी एक्चुअली संयुक्त राष्ट्र संघ की जो एजेंसी है उसका क्या नाम है? संयुक्त राष्ट्र संघ निशस्त्रीकरण समिति, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा समिति, इंटरनेशनल एटॉमिक पावर एजेंसी इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए, न्यूक्लियर पावर। विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? WTO। देखिए, दुनिया में जब संयुक्त राष्ट्र संघ बन गया उसके बाद 1948 के आसपास एक संस्था बना था गैट, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ, है ना, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ। तो अब ये जो संस्था बनी थी, ये संस्था 90 के दशक तक काम करते आई, लेकिन अभी वो व्यापार के क्षेत्र में कोऑर्डिनेशन या वो व्यापार के क्षेत्र में स्थिति नहीं बन पा रही थी ठीक से, जो पूरी दुनिया में एक सहयोग की स्थिति बननी चाहिए। तो 1995 के आसपास क्या बना? विश्व व्यापार संगठन बनाया गया था उरुग्वे राउंड ऑफ डायलॉग के बाद। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया कि किन संगठनों के एक उत्तराधिकारी या उसके कह सकते हैं फॉलोअर के रूप में एक नई संस्था बनी थी WTO, तो वो हो जाएगा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ, जिसको आप गैट बोलते हैं, ठीक है। तो विश्व व्यापार संगठन गैट से बना था, या आप कह सकते हैं WTO के पहले क्या था, तो वो गैट था। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य कितने हैं? 15, 10, 5, 8। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, कई बार कुल सदस्य की संख्या पूछ देगा, कई बार स्थायी सदस्य। तो सही जवाब हो जाएगा 5 स्थायी सदस्य हैं। मैं फिर नाम लिखता हूं ताकि आपको याद रहे, मेरे साथ बोलिए कौन सा। एक तो देखिए USA तो रहेगा ही, अमेरिका। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ बना था तो 2 महाशक्तियां थी, सोवियत संघ और यूएसए। तो सोवियत संघ ही हिस्सा था, लेकिन वो विघटन हो गया तो उसका उत्तराधिकारी बचा रूस। तो एक तो अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा उस समय पूरी दुनिया को गुलाम बनाया हुआ था इंग्लैंड, तो मान लीजिए था ही। तो ये देश तो 3 आपको भूलेंगे नहीं, इंग्लैंड, ठीक है। चौथा क्या था इसमें? फ्रांस, जो मिलकर लड़ा था द्वितीय विश्व युद्ध, है ना। और 5वां इसमें देश कौन सा था? चीन, ठीक है। तो ये 5 ऐसे देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य हैं, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सचिवालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन। सही जवाब क्या हो जाएगा? जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये एक अलग तरीके से काम करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का काम नहीं करता है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना हुई, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, 1947, 1950, 1955, 1957। सही जवाब क्या हो जाएगा? 1957 में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। जेनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस, हेग। तो ये सवाल हो जाएगा जेनेवा, ठीक है। न्यूयॉर्क में किसका है? UNO का। हेग में किसका है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें 15 जजेस होते हैं 9-9 साल के कार्यकाल के लिए, ठीक बात है। चलो, अगला सवाल, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? विश्व में शांति व्यवस्था कायम करना, राष्ट्रवादी राज्यों की सुरक्षा, विश्व के 2 गुटों में विभाजित करना, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा? विश्व में शांति व्यवस्था को कायम करना है, तो यह ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित देशों में कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर इनमें से कौन नहीं है? भारत, ब्रिटेन, रूस, चीन। जाहिर सी बात है भारत नहीं है, बाकी तीनों हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की, अब टोटल नहीं, न स्थायी न टोटल, केवल अस्थायी, तो जाहिर सी बात है 10 हैं, 5 स्थायी, 10 अस्थायी। और कितने सालों के लिए? 2-2 साल के लिए होते हैं।
अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 14 नवंबर, 26 जनवरी। तो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना थी, तो 24 अक्टूबर को हम यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है? सुरक्षा परिषद, सचिवालय, महासभा, इनमें से सभी। बिल्कुल इनमें से सभी। ये सब के सब क्या है? इसको बोलते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। मैं अंग्रेजी से लिख देता हूं कि अक्सर ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं न्यूज में और हर जगह, तो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं सेक्रेटेरिएट, इसको बोलते हैं जनरल असेंबली। कई बार जनरल असेंबली के जो अध्यक्ष होते हैं लोग उनको महासचिव समझते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का, ये अंतर आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, महासभा एक तरह की वहां की संसद होती है जिसमें सभी देशों को बराबर अधिकार होता है, सबको बोलने का मौका दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना कब हुई? 1944, 45, 54, 55। सही जवाब 1944 में। अब हम आते हैं 8वें चैप्टर, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को जरा देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। तो इसमें पहला सवाल है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? निशस्त्रीकरण, पर्यावरण सुरक्षा, शरणार्थी समस्या, इनमें से कोई नहीं। तो क्योटो प्रोटोकॉल का जो 1997 में आया, इसका संबंध सीधे सीधे पर्यावरण सुरक्षा, ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन, इनसे रिलेटेड है। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस सम्मेलन कब हुआ था? 2015 में हुआ था। ठीक है, भारत में अनुसूचित जनजातियों के जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? व्यापार, मजदूरी, खेती। सही जवाब इसमें हो जाएगा खेती। भारत में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर और इसका पुष्टिकरण कब किया गया? तो यह हुआ था 2002 में। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आ गया था, लेकिन हमने उसको 2002 में शामिल किया। देखिए होता क्या है, पर्यावरण वाले चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। ठीक है, अब ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो है, इसमें क्या मामला है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं, देखिए पृथ्वी पर जब सूर्य से किरण आती है तो फिर टकरा के वापस जाती है, लेकिन उसमें से कुछ किरण या कुछ गर्मी जो है, इंसोलेशन जो आती है, उसका पृथ्वी के सतह पर रहना या हमारे वायुमंडल पर रहना बड़ा जरूरी है, वरना ये एकदम ठंडा प्रदेश बन जाता, आप ना कोई फसल होती, ना कोई मौसम होता, ना कोई आप यहाँ जी पाते, ना सांस ले पाते। तो हुआ ये कि होता ये है कि कुछ ऐसे गैसेस हैं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस, जो क्या करते हैं कि उस गर्मी को थोड़ा बहुत रोकते हैं जितना कि हमें जरूरत है, बाकी वापस वायुमंडल में चला जाता है, वायुमंडल से ऊपर चला जाता है। तो अब होता क्या है, जब ये गैसेस प्राकृतिक रूप से तो एक मात्रा में है, जब अप्राकृतिक रूप से और बढ़ने लगे, हमारे इंडस्ट्रीज के वजह से, हमारे ये जो गाड़ी घोड़ों का गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण, इन कारण से और ये गैसेस बढ़ने लगे, तो ग्रीन हाउस गैसेस बहुत बढ़ जाती है। जब इनको बढ़ जाती है तो फिर हमें क्या झेलना पड़ता है? पूरा वायुमंडल गर्म होने लगता है, और वहां से एक समस्या बनती है वैश्विक ताप। वैश्विक ताप, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, है ना, ग्लोबल वार्मिंग। तो इस सब को रोकने के लिए ये सारे प्रोटोकॉल बनाए गए, 2002 में आया था। अगला सवाल है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपुल्स का गठन कब हुआ? 1970, 1975, 1980 या 1988? तो वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन हुआ था 1975। इंडिजिनस होता है जो खास करके पुराने जो रहने वाले लोग हैं, जनजातीय लोग जो हैं, उनके कल्याण या देखभाल से संबंधित ये पूरा संस्था था। पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकारों का क्या कारण है? इनमें से सही विकल्प चुनिए। विकसित देश प्रकृति की रक्षा को लेकर चिंतित हैं, क्या इस कारण पर्यावरण को लेकर चिंता हो रही है? पर्यावरण की सुरक्षा मूलवासी लोग और प्राकृतिक पर्यावासों के लिए जरूरी है। मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को व्यापक नुकसान हुआ है और यह नुकसान खतरे की हद तक पहुंच गया है। असली कारण यही है। पर्यावरण को लेकर लोग जो चिंता में आ रहे हैं, इसका बिल्कुल भी ये नहीं है कि लोगों को कोई बड़ी पर्यावरण से प्रेम है या वो अपने लाभ को घटाना चाह रहे हैं, नहीं। उनको ये पता चल गया है कि हमारे मानवीय गतिविधियों से अब पर्यावरण को एक हद से ज्यादा नुकसान पहुंच चुका है, और अब अगर हम उसको नहीं सुधारने की कोशिश करेंगे तो ये नुकसान बहुत बड़ा हो जाएगा और खतरे का निशान पार कर चुका है। बहुत सारे जो तटीय क्षेत्र हैं, बहुत सारे समुद्र के किनारे वाले जो क्षेत्र हैं, वो धीरे धीरे डूबने के कगार पर आ रहे हैं, उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। इसलिए ये जो है तेजी से पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। 1992 का पृथ्वी सम्मेलन, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है अर्थ समिट, अर्थ समिट, ठीक है, कहां हुआ था? अमेरिका, जापान, ब्राजील। तो ये ब्राजील, और शहर था कौन सा? इसको रियो सम्मेलन भी कहते हैं, क्योंकि ये सम्मेलन था रियो डी जेनेरो, जो राजधानी है जेनेरो।
इसलिए इसको रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश अरब, ईरान, कुवैत। सही जवाब क्या हो जाएगा? सऊदी अरब। निम्नलिखित गैसों में से किसे वैश्विक ताप वृद्धि का कारण माना जाता है? वैश्विक ताप वृद्धि किसको कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखिएगा। तो मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इसको बोलते हैं HFC। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारे के सारे गैसेस क्या हैं? ये वैश्विक ताप वृद्धि को बढ़ाने वाले होते हैं। देखिए एक चीज आप नोट कर लीजिएगा, दीज गैसेस आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट। काफी इसमें से ज्यादातर गैसेस क्या है? एनवायरमेंट में हैं, लेकिन वो एक सीमित मात्रा में है। जो क्या होते हैं? जो उतनी ही गर्मी रोकते हैं पृथ्वी पर जितनी की इस पृथ्वी को आवश्यकता है। लेकिन अगर उससे ज्यादा ये बढ़ जाएंगे तो ये ज्यादा गर्मी करेंगे, ज्यादा गर्मी को रोकेंगे और फिर क्या होगा? वैश्विक ताप वृद्धि की स्थिति बनेगी। अगला सवाल है, एजेंडा 21 इनमें से किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल, आतंकवाद, उपनिवेशवाद, पृथ्वी सम्मेलन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? पृथ्वी सम्मेलन। वहां एजेंडा 21 निकल कर आया था। निम्नलिखित देशों में से कार्बन का सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? चीन, भारत, यूरोपीय संघ, अमेरिका। सही जवाब क्या हो जाएगा? चीन सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है, एमिशन करता है। भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, ठीक है, यानी एनर्जी प्रोटेक्शन एक्ट, कंजर्वेशन एक्ट कब आया था? 2001 में आया था। पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया? 92, 82, 72, 75। ये 1972 में आया और यहीं से फिर पर्यावरण को लेकर एक तरह से औपचारिक चिंताएं होने लगी। औपचारिक या फॉर्मल प्रयास पूरी दुनिया में होने लगे। उसके बाद एक बहुत तेजी से वर्ल्ड ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस और इसके बाद एक बहुत तेजी से एक शब्द पूरी दुनिया में चलने लगा और वो था धारणीय विकास। धारणीय विकास या संपोषित विकास, या अंग्रेजी में जिसको आप कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब ये कि आप विकास इस प्रकार करिए कि आप संसाधनों का ऐसा प्रयोग करिए कि आने वाली जो संतति है या आने वाली जो पीढ़ी है उसको संसाधनों से विहीन न होना पड़े। यानी डेवलपिंग टुडेज विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड एंड डेवलपमेंट फैक्टर्स फॉर कमिंग टुमारो। आने वाली पीढ़ी को के संसाधनों को हार्म किए बिना आज आप विकास करिए। तो ये था आपका बुक नंबर 1, यानी पहली किताब से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे उनके सारे जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं ये हमने देख लिए। अब हम जो दूसरी किताब है उसमें राष्ट्र निर्माण की चुनौती, जो पहला अध्याय है स्वतंत्र भारत में राजनीति वाली जो बुक है, वहां का चैप्टर 1 देखते हैं और देखते हैं कि वहां से क्या क्या सवाल पूछे गए। अब इन सवालों को देख लेते हैं। तो पहला सवाल है, ट्विस्ट बिज द डेस्टिनी नामक प्रसिद्ध भाषण किसने दिया? या भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो जब देश आजाद हुआ, हमारा पूरा एक तरह से शासन की बागडोर हमारे हाथ में आई, संविधान बना, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने ये भाषण दिया था 14-15 अगस्त की रात को। और ये सही जवाब क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये ध्यान रखिएगा, इनके नाम पे बनाई गई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। महात्मा गांधी की हत्या कब की गई? 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1949 या 30 जनवरी 1950। सही जवाब हो जाएगा 30 जनवरी 1948। देसी रजवाड़ों के भारत में विलय का महत्वपूर्ण प्रयास किसने किया? सरदार पटेल, नेहरू, महात्मा गांधी या लाल बहादुर शास्त्री। तो देशी रजवाड़ों का प्रयास किया था सरदार पटेल ने। 5 जून 1948 में किस राज्य में सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर विधानसभा चुनाव हुआ? मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा मणिपुर। सबसे पहले यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के नाम पर हुआ था। भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था। धर्म के आधार पर 2 प्रांत पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी। विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी। तो कौन सा कथन गलत है? इसमें से आप कैसे करेंगे एक तरह से डिफाइन? तो एक तो भारत विभाजन द्विराष्ट्र का परिणाम था, ये कथन गलत है कि सही है। धर्म के आधार पर 2 प्रांत पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी, या विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच अदला बदली होगी। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? विभाजन की योजना में यह भी शामिल थी कि दोनों देश के बीच अदला बदली होगी। ये स्टेटमेंट जो है ये गलत दिखाई पड़ता है। अगला सवाल है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की सबसे बड़ी चुनौती थी संविधान का निर्माण, राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा, योजना आयोग की स्थापना या संसद का निर्वाचन। सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा।
अगला सवाल है राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ? 1953, 1954, 1955, 1956। सही जवाब क्या हो जाएगा? 1953 में। यह ध्यान रखिएगा दो चीजें हैं, एक है राज्य पुनर्गठन अधिनियम और एक है राज्य पुनर्गठन आयोग। पुनर्गठन आयोग, ये दो चीजें हैं, ठीक है। अब इन दो चीजों में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो अधिनियम बना एक्ट, ये 1953 में, अच्छा ये एक सेकंड आप एक चीज को और ध्यान रखिएगा, ये राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम आया, ये आया कुल मिलाजुला कर 56 में इसको लागू किया गया, लेकिन जो ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग था वो 53 में बना था। तो सही जवाब 56 हो जाएगा, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं चैप्टर नंबर 3 पर, और यह चैप्टर है नियोजित विकास की राजनीति। इसके सवाल देखते हैं। वह राज्य जहां से भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी का संबंध था? तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, उड़ीसा। सही जवाब क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। सी राजगोपालाचारी का संबंध कहां था? तमिलनाडु से था। वह राज्य जहां केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री 1952-54 की रहमत रफी अहमद किदवई रहते थे। अब चूंकि ये सवाल पूछे गए प्रीवियस ईयर में तो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। उत्तर प्रदेश, इस तरह के सवालों की बहुत कम चांसेस हैं कि पूछे जाएं कि किस जगह से कौन से नेता रहे हैं या कैसे रहे हैं। वर्ष 1955-67 के मध्य सर्वाधिक विकराल खाद्य संकट को कौन झेल रहा था? केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या बिहार? सही जवाब हो जाएगा बिहार। और इसके बाद ये पूरा हरित क्रांति वाला समय था, उसके बाद हरित क्रांति तेजी से आगे बढ़ी थी। अगला सवाल है गुजरात में श्वेत क्रांति की शुरुआत किसने की? या भारत के मिल्कमैन के रूप में किसे जाना जाता है? श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो सही जवाब है एमएस स्वामीनाथन, जवाहरलाल नेहरू, वर्गीस कुरियन, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा वर्गीस कुरियन। तो इनको मिल्कमैन ऑफ इंडिया माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था? नियोजन, उदारीकरण, सहकारी खेती, आत्मनिर्भरता। अब देखिए शुरुआती जो नीति थी उसमें उदारीकरण नहीं था। क्यों? क्योंकि ये जो उदारीकरण है इसके अलावा जो निजीकरण है और जो वैश्वीकरण है, ये जो तीनों थी एलपीजी, ये लागू हुई है 1991 नई आर्थिक नीति के समय। नई आर्थिक नीति, ठीक है, ये उस समय लागू हुई है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के समय। बाकी नियोजन, सहकारी खेती, आत्मनिर्भरता, ये सारी चीजें इसमें शामिल थी, ठीक है। बॉम्बे प्लान के बारे में कौन सा बयान सही नहीं है? यह भारत के आर्थिक भविष्य का एक ब्लूप्रिंट था। इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था। इसकी रचना कुछ अग्रणी उद्योगपतियों ने की थी। इसमें नियोजन के विचार का पुरजोर समर्थन किया गया था। तो बॉम्बे प्लान में क्या था? बेसिकली उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का इसमें समर्थन किया गया था कि ठीक है आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसा सॉरी नहीं किया गया था, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। ये बॉम्बे प्लान में कुछ ऐसे लोग शामिल थे जो ये उस समय की विचारधारा में ये बात स्टेब्लिश करना चाहते थे कि देखिए सब चीज पर स्टेट का ही राइट हो, ये जरूरी नहीं है। थोड़ा सा जो पूंजीवादी परंपरा है या जो ओपन इकोनॉमी वाला मॉडल है, इस पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इस बात का भी आप थोड़ा ख्याल रखिए। दूसरा, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 2015 में, 16 में, 19 में या 17 में? सही जवाब क्या हो जाएगा? 2015 में। अब अगला चैप्टर है भारत के विदेश संबंध। तो ये चैप्टर नंबर 4 है। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है देखिए। बांडुंग सम्मेलन कहां हुआ था? भारत, इंडोनेशिया, अफ्रीका, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इंडोनेशिया में हुआ था। अगला सवाल है पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ? भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत चीन, इनमें से कोई नहीं। तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था। चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया या चीन ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो 1955, 1960, 1962, 1965। तो चीन ने आक्रमण किया था 1962 में, ठीक है। अगला सवाल है दलाई लामा कहां के धार्मिक नेता हैं? तिब्बत, चीन, भारत या म्यांमार? तो दलाई लामा कहां के नेता हैं? दलाई लामा तिब्बत के नेता हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिन्होंने भारत में शरण ले रखी है। अगला सवाल है एशियाई संबंध सम्मेलन, एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब किया गया? दिसंबर 1946, मार्च 1947, अगस्त 1947, जनवरी 1948? सही जवाब मार्च 1947 हो जाएगा। चीन की क्रांति किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1947, 1949, 1951, 1954? सही जवाब हो जाएगा 1949। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए? 1959, 1960, 1961, 1962? भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल संधि 1960 सही जवाब हो जाएगा। ताशकंद समझौता कब हुआ? भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए?
1965, 1966, 1967, 1971। मैंने आपको बताया था भारत और पाकिस्तान के बीच में दो महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। ताशकंद हुआ है 1966 में, और जो शिमला समझौता हुआ है वो 1972 में। तो सही जवाब हो जाएगा 1966। अगला सवाल है, शिमला समझौता कब हुआ? 2 दिसंबर 70, 4 मार्च 71, 3 जुलाई 72 या 10 दिसंबर 1972। सही जवाब हो जाएगा 4 मार्च 71। ये 72 वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप ध्यान रखिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया? मार्च 1971, अगस्त 1972, मई 1974, जनवरी 1972। सही जवाब अगस्त 1972। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत का प्रधानमंत्री, मैंने आपको 2 बार बताया, यह क्वेश्चन आया भी था, और यह है लाल बहादुर शास्त्री। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन, बहुत ही फेमस ये आर्मी थी। सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, जवाहरलाल नेहरू, जब भारत आजाद हो रहा था तब ये जब एक तरह से सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़कर अलग हो गए तो उन्होंने ये इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी। ताशकंद समझौता किसके बीच हुआ? भारत पाक, भारत नेपाल, भारत श्रीलंका, भारत भूटान। ताशकंद भारत पाकिस्तान के बीच में। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में एशियाई संबंध सम्मेलन आयोजित किया गया? 1945, 1946, 1947, 1948। सही जवाब क्या हो जाएगा? 1947। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ? 1954, 1955, 1962, 1972। सही जवाब हो जाएगा 1954 में पंचशील समझौता हुआ था। अब आते हैं चैप्टर नंबर 6, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संगठन। यह भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से भी सवाल पूछे गए हैं। और आइए देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल हैं जो इस चैप्टर से आपको पूछे गए हैं और आपको लेकर आगे चलने हैं। तो पहला सवाल इस चैप्टर में है कि लोकसभा के 5वें आम चुनाव किस वर्ष हुए? जो 5th जिसको कहते हैं कि जनरल इलेक्शंस थे, 1970, 71, 72, 73। सही जवाब हो जाएगा 1971। गरीबी हटाओ का नारा लेकर इंदिरा गांधी लड़ रही थी। किस राष्ट्रपति ने भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल की घोषणा की? जाकिर हुसैन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फखरुद्दीन अली अहमद। सही जवाब क्या हो जाएगा? फखरुद्दीन अली अहमद ने यह घोषणा की थी कि राष्ट्रपति शासन होगा। कुल मिलाकर डिसीजन तो इंदिरा गांधी का था। हमने डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ा हुआ है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम, ये मैंने लाइव क्लास में भी आपको पूछा था। 20 पॉइंट जो प्रोग्राम था वो किस प्रधानमंत्री से जुड़ा है? तो सही जवाब इंदिरा गांधी हो जाएंगी। किस वर्ष जनता पार्टी सत्ता में आई? 1977। और यहां पर बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है, प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे? मोरारजी देसाई। क्यों पूछता है? क्योंकि ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। गैर कांग्रेसी सरकार, ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल की घोषणा के संदर्भ में मेल नहीं खाता? संपूर्ण क्रांति का आह्वान, 1974 की रेल हड़ताल, नक्सलवादी आंदोलन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला। सही जवाब क्या हो जाएगा? ये नक्सलवादी आंदोलन इससे अलग था, बाकी सारी चीजें, जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति, रेल हड़ताल जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस एक बहुत बड़े नेता थे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को ही इनवैलिड मान लिया। तो ये सारी चीजें आपातकाल से जुड़ी थी। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा नारा किसने दिया? डीके बरुआ, चारू मजूमदार, जेपी या मोरारजी देसाई। सही जवाब हो जाएगा डीके बरुआ। निम्नलिखित में से कौन नक्सलवादी आंदोलन या विद्रोह का नेता था? तो माओ तेतसुंग, चार मजूमदार, जयप्रकाश नारायण, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा? चारू मजूमदार। जून 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश ने लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया? जगमोहन लाल सिन्हा, कुंज बिहारी श्रीवास्तव, न्यायाधीश कमल नारायण सिंह या न्यायाधीश केसी अग्रवाल। सही जवाब हो जाएगा जगमोहन लाल सिन्हा, ये वहां पे जज थे और इन्होंने इसको इनवैलिड करार दिया था। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी किसके नेतृत्व में बनाई गई? मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जगजीवन राम, जेबी कृपलानी। सही जवाब हो जाएगा जगजीवन राम ने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी बनाई थी। अगला सवाल है, 1975 में आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा है? तो अनुच्छेद 352। 3 तरह के होते हैं, एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल जो 352 है, एक होता है राज्यों में लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन, ठीक है, और एक 360 होता है वित्तीय आपातकाल जो अभी तक भारत में नहीं लगाया गया है। तो ये 3 स्थितियां हैं। सही जवाब 352 हो जाएगा। अगला सवाल है, आपातकाल किस तारीख को घोषित हुआ? 21 जून 75, 22 जून 75, 25 जून 75, 26 जून 75। सही जवाब हो जाएगा 25 जून 1975 को। संपूर्ण क्रांति जिसको टोटल रिवोल्यूशन कहते हैं, या भारत में संपूर्ण क्रांति कौन लेकर आया? ये 20, 21, 22 तीनों साल पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
राम मनोहर लोहिया, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण, जिनका एक और नाम है लोकनायक। लोकनायक है ना, ये इनका एक इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। आपातकाल की घोषणा का अधिकार राष्ट्रपति को है। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया? वीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। सही जवाब क्या हो जाएगा? श्रीमती इंदिरा गांधी। अब आते हैं अध्याय 7 पर, जन आंदोलनों का उदय। ठीक है, यानी जो जन आंदोलन है उनका उदय धीरे धीरे कैसे हुआ, और इसके कई सारे इंपॉर्टेंट मैंने आपको पॉइंट्स या सारे चैप्टर के कंसेप्ट करा भी दिए हैं। इसमें क्या क्वेश्चन था, दलित पैंथर्स 1972 में किस राज्य का संगठन था, या दलित पैंथर संगठन किस राज्य में आया? तो ये दलित पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के जो युवा थे उनका एक संगठन था, एक बहुत इंपॉर्टेंट संगठन था। और इसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, तो ये सही जवाब क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, सूचना के अधिकार का आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1990, 92, 95, 1999। सही जवाब है 1990। और 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम भी बन गया था। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है? तो उत्तराखंड का चमोली जिला। ठीक है, तो उत्तराखंड इसमें सही जवाब हो जाएगा, हालांकि तब वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। ताड़ी विरोधी आंदोलन कहां हुआ? ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। ये तो ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, और ये मदिरा पान और ताड़ी पान के खिलाफ ये पूरा आंदोलन था। निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है? तो ये सवाल हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, और कितना आरक्षण है? 33%। ठीक है, या 1/3 जिसको बोलते हैं। और बिहार जो है उसने 50% का आरक्षण दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, मेधा पाटकर का संबंध किस आंदोलन से है? चिपको आंदोलन, ताड़ी विरोधी आंदोलन, किसान आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो यह है नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो यह लागू हुआ है 2005 में। निम्न में से कौन चिपको आंदोलन संबंधित है? गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, सुनीता नारायण। क और ख दोनों, गौरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणा दोनों। भारत के संविधान के किस धारा के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया है? धारा 15, धारा 20, धारा 17, धारा 19। तो जाहिर सी बात है धारा 17। ठीक है, जिसको क्या बोला है? अनटचेबिलिटी को खत्म, यानी अनटचेबिलिटी कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता। अब आते हैं चैप्टर नंबर 8, क्षेत्रीय आकांक्षाएं। इसका पहला सवाल, संविधान की धारा 370 का संबंध किस राज्य से था? जम्मू कश्मीर, पंजाब, असम या मणिपुर। सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। एक बार नागालैंड का भी पूछता है कि नागालैंड को विशेषाधिकार या कौन से राज्य को, एक सेकेंड, 371 ये किस स्टेट से जुड़ा हुआ है? 371 ये किस स्टेट से है? तो ये नागालैंड। ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा, ये नागालैंड से रिलेटेड है। और जम्मू कश्मीर 370। इंदिरा गांधी की हत्या की गई 31 अक्टूबर 1984, 31 अक्टूबर 1985, 31 अक्टूबर 1986 या 31 अक्टूबर 1987। सही जवाब हो जाएगा 31 अक्टूबर 1984। असम ऑफ ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, आशू था एक छात्र संगठन, एक उग्रवादी संगठन। सही जवाब क्या हो जाएगा? एक छात्र संगठन था। ठीक है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कौन थे? ये जम्मू कश्मीर के नेता थे। बाद में फिर उन्हीं के लड़का फारूक अब्दुल्ला, फिर उनके लड़के उमर अब्दुल्ला, और पार्टी का नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ध्यान रखिए, एनसी। पंजाब और हरियाणा का अलग राज्य के रूप में कब गठन किया गया? 1956 में, 59 में, 64 में, 66 में। सही जवाब जाएगा 1966 में। पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है, ये कब किया गया? दिसंबर 1983, 84, 84, 85। तो ये भिंडरवाला वाला जो पूरा केस था 1984। पूर्वोत्तर क्षेत्र की सीमाएं किस देश से लगती हैं? चीन, म्यांमार, बांग्लादेश। ये सभी। सही जवाब क्या हो जाएगा? ये सभी। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को राज्य का दर्जा कब दिया गया? 60, 72, 80, 87। सही जवाब क्या हो जाएगा? 1972। डैश में गोवा भारत संघ का अंग बना। गोवा भारत संघ का एक राज्य कब बना? गोवा भारतीय संघ का एक स्वतंत्र राज्य कब बना? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सही जवाब क्या हो जाएगा? 1987। अब आते हैं भारतीय राजनीति में नए बदलाव, न्यू ट्रेंड्स इन इंडियन पॉलिटिक्स वाले चैप्टर पे, और इससे देखते हैं क्या सवाल है। तो कांग्रेस ने वर्ष 1984 में लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें जीती थी जब राजीव गांधी आ गए थे? तो ये सही जवाब हो जाएगा 415। वर्ष 1989 के लोकसभा चुनाव में किस दल को बहुमत मिला था? तो यहां पर किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था, और वहां पर आपको पता है कि बारी बारी से चंद्रशेखर, वीपी सिंह, फिर ये सारे नेता उभर कर आने लगे, गठबंधन।
श्री बीपी मंडल इनमें से किस वर्ष बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहे? 68, 67, 66, 65। सही जवाब हो जाएगा 1968। कौन सा एक क्षेत्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय दल जो है तृणमूल कांग्रेस बिल्कुल राष्ट्रीय दल है। बीजू जनता दल जो उड़ीसा का ये क्या है? एक क्षेत्रीय दल है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़कम। तो कौन सा क्षेत्रीय दल नहीं है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा तृणमूल कांग्रेस। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया 88, 89, 90, 91। सही जवाब क्या हो जाएगा? 1990। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद के विध्वंस की घटना कब घटित हुई थी? अप्रैल 1991, दिसंबर 1991, अगस्त 1992, दिसंबर 1992। सही जवाब हो जाएगा दिसंबर 1992 और डेट थी 6 दिसंबर 1992। ठीक है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या 1991 में डैश के दौरान की गई? चेन्नई, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो तमिलनाडु के दौरे में। 1966 में किस वर्ष में दल की सरकार 13 दिन तक चली थी? तो भाजपा की चली थी, इसमें अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। फिर चुनाव हुआ, 13 महीने के लिए बने, फिर उसके बाद वो पूरी सरकार चली थी। ठीक है। 2019 के आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कुल कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की थी? तो 2019 में केवल 52 सीटों पर। जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की गई थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, बीपी सिंह। निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया? सही जवाब क्या हो जाएगा? 1990। तो ये आपके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं राजनीति विज्ञान के, वहां से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनकी एक श्रृंखला थी। ठीक है। क्वेश्चन बैंक जो आप अलग अलग तरीके का पढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक के नाम है, मैं लेना नहीं चाहूंगा, उन सभी क्वेश्चन बैंक्स का यहां क्रक्स था। एक बात ध्यान रखिए कि ये जो सेशन था वो केवल यूपी के लिए नहीं, यूपी, बिहार, सीबीएसई बोर्ड, हर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बिल्कुल भी फिल्टर्ड नहीं है, सबके जगह काम आएंगे। हाँ, एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि जो मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म है, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट, एप्लीकेशन, ये सारे के सारे जो प्लेटफॉर्म है, वहां पर आप ये जितने कोर्सेज हैं, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, स्पोकन इंग्लिश, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, ये सारे के सारे कोर्सेज आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। ठीक है। दूसरा आप ध्यान रखिएगा कि जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इनको आप फॉलो करते रहिए ताकि सारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।